डीजीपी पुलिस रिफॉर्म मध्य प्रदेश आज लखनऊ में वकीलों से मुखातिब हूँ और मैं आज चर्चा कर रहा हूँ अपने वकील साथियों के साथ कि कैसे हम एक समृद्ध देश का निर्माण करें और वो समृद्धि जो है वकीलों को अभी जो है हम लोग जो है किसी दूसरे के कॉल पर समृद्धि लेते रहे हैं, यह हमारी समस्या रही है। तो चर्चा पहले ये हो रही है कि क्या हम सच में स्वतंत्र हुए, क्योंकि आप ये कहेंगे कि 70 साल बाद ये बात क्यों, यह बात आपको 70 साल बाद क्यों याद आ रही है? आपने इतनी सेवा पूरी कर ली है, रिटायर हो गए हैं, रिटायर हुए भी आपको 1 साल हो गया है, इतने विलम्ब से ये प्रश्न आपके दिमाग में क्यों आया? तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे ये कहने में कोई शर्म और हिचक नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे ही नहीं मिली। मैंने इतनी बड़ी एग्जामिनेशन दी और मैं जगत चाचा के रूप में फेमस था। शायद जो भी यूपीएससी का एग्जामिनेशन देता था और इंजीनियर और आईआईटी लैटियन जो है वो संभव था, ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूँ कि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आर्टिकल 35A नाम की कोई चीज़ होती है। मतलब इस देश के साथ इतनी सारी दुष्टता हुई है और कहा गया है कि ना क्या कौन से ना बिना भालू ना बिना वो ढाल और कर दिया तूने जो है ना साबरमती के संग कमाल। तो आपको कोई स्वतंत्रता जो है मुफ्त में नहीं मिली है। हजारों लाखों लोग जो है वो शहीद हुए हैं और ये स्वतंत्रता जो है आपको वो ना तो कांग्रेस के कारण मिली ना जवाहरलाल नेहरू के कारण मिली। ये आपको जानकारी है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम है। एक जस्टिस चक्रवर्ती हुआ करते थे, उन्होंने लॉर्ड एटली से पूछा, लॉर्ड एटली में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए जब आप ऑलरेडी सेकंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे, कांग्रेस मृतप्राय और सुप्तप्राय थी, कांग्रेस के अधिकांश लोग डरे हुए थे। गांधी जी और नेहरू जी ने और रिकॉर्ड कहा है कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हम गिरफ्तार नहीं होना चाहते हैं। विजिबली 39 के बाद कोई ग्राउंड पे कार्रवाई नहीं हुई, तो आपने स्वतंत्रता देने की बात क्यों सोची? इज इट बिकॉज ऑफ गांधी जी और नेहरू जी? तो लॉर्ड एटली ने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप बताइए कि क्या कारण है, यदि ऐसा नहीं है तो आप बताइए फिर आपने क्यों दिया? तो इसके बहुत सारे कारण हैं और सबसे बड़ा कारण है जैसे आर्थिक कारण है, सोशल कारण है। जो 3 कारण एटली ने बताए हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो लॉर्ड एटली ने जस्टिस चक्रवर्ती को कहा कि पहला कारण है सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है भारत को स्वतंत्र घोषित करा चुके थे और 11 राष्ट्रों ने स्वतंत्र भारत को मान्यता प्रदान कर दी थी। स्वतंत्र भारत को 11 राष्ट्रों ने मान्यता प्रदान कलेक्शन पढ़ रहे थे, तो उनके जितने भी उन्होंने उस समय लेटर्स लिखे, उनकी किताब छपी, तो उसकी वो डिजिटल किताब मुझे पढ़ने को मिली और उसमें उन्होंने लिखा कि साहब आप लोग जो है भारतीय फोर्सेस को जो क्राइटेरिया मानते हैं वो आप मानना बंद कर। क्यों? क्योंकि इनमें नेशनलिज्म जो है ना उफान मार रही है और वो लोग जो रेड फोर्ट में ट्रायल चल रहा है उससे बहुत ज्यादा आंदोलित है। कभी भी बवंडर मच जाएगा तो आपको भागने की जगह नहीं मिलेगी। अब 1857 राइट। तो मैं गवर्नर जो पंजाब के थे और बाकी जगह के, वहाँ से जो है बल की मांग आ रही थी। उन्होंने कहा आपको कहाँ से बल देते? बल मतलब इंडियन फोर्सेस वाली नहीं, ब्रिटिशर वाली चाहिए। अब ब्रिटिशर कहाँ से दे सकते? तो है नहीं अवेलेबल। तो कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
जो ये चक्रवात, इसकी रिकमेंडेशन पे कि आप आज़ाद फौज का जो ट्रायल है उसको आप बंद कर दीजिए। ट्रायल ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज विड्रॉन। 2 केसेस में छोटा मोटा कुछ पनिशमेंट दिया और देन इमीडिएट दे विड्रॉ द ट्रायल। मतलब वो इतने डरे हुए थे कि जो उन्होंने सरदार भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया था। सरदार भगत सिंह ने क्या किया था, एक बम फेंका था। वो बम कैसा था, धुआं का बम था, स्मोक बम था वो, उसमें स्प्लिंटर और मारने वाला बम नहीं था। आपको ये मालूम है कि नहीं, ये धुआं का बम था। तो एक धुएं के बम के कारण एक व्यक्ति को जो फांसी पर चढ़ा दे, वो इतनी बड़ी आजाद है तो फौजी को फिर वो ट्रायल विड्रॉ कर ली। ये उस समय के उनके डर को दर्शाता। और कमांडर इन चीफ ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि चारों तरफ बवंडर मच रहा है। एक तरफ बवंडर नहीं मच रहा था, नेवी में बवंडर मच रहा था, आर्मी में मच रहा था, इंडियन एयरफोर्स में मच रहा था, यहाँ पे जो है ना पंजाब में हो रहा था। चारों तरफ से जो है ना बहुत एग्रेसिव चीज हो रही थी। और जब कांग्रेस सो रही थी, राइट, तो मिस्टर क्लॉड ने एक एग्जिट प्लान बनाया कि ये बवाल के बीच में यदि हमें भागने की जरूरत पड़े तो हम किस पतली गली से अपने अंग्रेजों को लेके भागे। आप में से किसी को ये चीज मालूम है क्या? एटलीस्ट मुझे तो नहीं मालूम, ठीक है ना? आजमा है कि नहीं? तो क्या हुआ, अब आप इनकी डर की बात समझिए। उस समय अंग्रेजों ने इनकी हर बात मानी। अंग्रेजों ने मतलब कांग्रेस ने अंग्रेजों की हर बात मानी, ठीक है ना? उन्होंने कहा कि भाई देश को डिवाइड कर दीजिए, तो आप देश के डिवीजन के लिए भी तैयार हो गए। जो हमारे माननीय पूजनीय परम पिता जो है ना राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा कि साहब इस देश का जो ना बंटवारा मेरी लाश पे होगा। उन्होंने साला एक कंसर्न भी नहीं रखा क्या कंसर्न? ये कहा था कि नहीं कहा था महात्मा गांधी जी ने कि जो है ना इस देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा? फिर तो उन्होंने एक लाइन भी नहीं कही। बंटवारा तो देश का हो गया। बंटवारा किसने किया? बंटवारा की जो लाइन खींचने के लिए एक वकील आया था, आपका भाई। उस वकील का नाम था रेडक्लिफ। अब आपको क्या ज्ञान है यदि आपसे कहा जाए कि यूपी और एमपी में जो है ना बंटवारा करना है, 2 देश बनाना है, और आपको जिम्मेवारी दी जाए और आप कहीं पे पेंसिल खींचोगे तो आपको क्या अकल होगी इसकी? बताइए क्या अकल होगी? नहीं होगी। तो वो रेडक्लिफ नाम का प्राणी, उसने जो है ना एक टोपोसिट में लाइन खींची जिसको रेडक्लिफ नाम के नाम से आप जानते हैं। नहीं वो तो आपकी भाग्य है, भाग्य रेखा है। उसे आप कैसे अभी भी कह रहे हो? वो तो आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है ना? तो एक दुष्ट लॉयर जिसका कोई लेना देना नहीं, उसने आप कहाँ कहीं लाइन खींच दी और वो जो है ना एक देश की बाउंड्री बनी। उस पर चर्चा क्यों नहीं, बहस क्यों नहीं? लाइन कहाँ से जाना चाहिए वो प्रैक्टिकल है कि नहीं है, इस बात में बात क्यों नहीं? जब 2 देश के लोग जो है ना जाएंगे तो जो है वो सुरक्षित एक जगह पहुंचे, ये जिम्मेवारी इन नेताओं की क्यों नहीं है? उन्होंने उस समय कटने पिटने मरने रेप होने मर्डर होने भगाने भागने छिपने डर के गौरी नीचे ऐसे भगने के लिए व्यवस्था क्यों की? यदि आपने 2 देश पैदा किए थे तो वो 2 देश के जो नागरिक हैं जो स्वेच्छा से जहां जो जाना चाहता है उसे जाने की व्यवस्था क्यों नहीं किया? जब ये देश 2 भागों में बंटने का निर्णय लिया तो जिन लोगों ने इस निर्णय में अहम भूमिका निभाई उन्हें इस देश में क्यों रहने दिया? उन्हें इस देश में अहम जो है ना पद भी क्यों दिए गए? यदि आपको इसी देश में रहना था तो भाई साहब पाकिस्तान क्यों बनाया आपने? कोई जवाब है इसका? जब लोग वहां से आए तो हमारी बातचीत में ये बात क्यों नहीं आई कि हमारा ट्रांसफर कैसे होगा, लोग कैसे जाएंगे, संपत्ति कैसे होगी, इनकी संपत्ति कैसे होगी? उस समय राष्ट्रपिता बापूजी ने कहा कि भाई जो मुसलमान के घर खाली हुए हैं वो आप ऐसे छोड़िए क्योंकि ये लोग वापस आएंगे। ऐसा
जब आपने दो देश ही बना लिया तो आप वापस क्यों आओगे? नहीं, मुझे लॉजिक बताइए ना। आप मुझे लॉजिक बताइए कि जब जो है देश ही बन गया है तो आप अलग देश बन गया है और आपने निर्णय लिया कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, तो हमारे सो कॉल्ड राष्ट्रपिता ने ये क्यों कहा कि साहब जो ना इनके घरों को यथावत रखा जाए, इनके घर हिंदुओं को ना दिए जाए क्योंकि वो वापस आएंगे? आप उन्हें वापस क्यों चाहते थे बताइए ना मुझे। जब आपने दो भागों में दो देश ही बना दिए तो क्यों वापस आइए? आपने क्यों इंसिस्ट नहीं किया कि जो लोग ने देश को बनाने में जो ना दो देश को बनाने में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए था? यदि पाकिस्तान उनके कारण बना है तो पाकिस्तान जाइए ना। आपको मालूम है 80-90% लोग जिनकी पाकिस्तान बनाने में अहम भूमिका रही वो सब यही रह गए। यदि आपको यही रहना था तो अलग देश क्यों बनाया आपने? इस बात का कौन जवाब देगा? यहाँ पर जो भी नियम कानून बने वो आप बनाए गए थे, आपका शोषण करने के लिए बनाए गए थे, आपको अपमानित करने के लिए बनाए गए थे। आपने वो देखा कोई लेटर, एक कुर्सी नशीन का कॉन्सेप्ट था। कोई भी मिलने जाता था तो उसे कुर्सी पे बैठने का हक नहीं था। कुछ चंद लोगों को कुर्सी नशीन का सर्टिफिकेट मिलता था। आपने कुर्सी नशीन सुना है क्या वर्ड? अब बताइए हम लोग कितने अज्ञानी हैं। मतलब आप 4 घंटे वेट करोगे तो आपको कुर्सी मिल जाएगी, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि ये कुर्सी नसीब व्यक्ति है। मतलब इसको आएगा तो सीधे मिलने का मौका नहीं मिलेगा, वेट करने के लिए, वो भी घंटों वेट करने के लिए। गांधी जी जो है घंटों वेट करते थे लेकिन कुर्सी नसीब नहीं। इस देश के में ऐसी व्यवस्था जो बनी है, उसके लिए जो कानून बने हैं, आपने संविधान में उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अधिकांश हिस्सा ले लिया। आज आपकी पुलिस किस एक्ट से गवर्न होती है मालूम है आपको? पुलिस से कब का है ये? पुलिस एक्ट है 1861 का, और ये 1861 कब है? 1857 में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? उसको दबाने के लिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ना ब्रिटिश सरकार को जो है ना तो पावर ट्रांसफर हुआ, तो ब्रिटिश एम्पायर को रन करने के लिए एक पुलिस एक्ट की परिकल्पना की गई, जिसका काम था कि उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, जो लो पेड पुलिस रहेगी, जो आपके शोषण के लिए बनी है, जो आपको डंडा लगाने के लिए बनी हुई है, वो भारतीयों की फौज होते हुए भारतीयों का गुलाम वो करने के लिए बनी है, वो 1861। और इस 1861 के पुलिस एक्ट को जब भी कोई टच करने की कोशिश करता है तो इन काले अंग्रेजों की रूहें कांप जाती हैं। मतलब ये कितने दुष्ट लोग हैं जिनको पावर ट्रांसफर हुआ कि ना तो इन्होंने अपनी सत्ता बदली, ना ही एक्ट बदला। आपका इनकम टैक्स एक्ट कहाँ से आता है? आपका एविडेंस एक्ट कहाँ से आता है? सब उसी समय बने हुए हैं, नया कहाँ कुछ है। सीआरपीसी का यदि बना भी है तो सब चीजें तो उसी से ले ली। सीआरपीसी का में 1973, राइट? बट ऑल द प्रोविजंस ऑफ द सेम। आईपीसी 1860 की सेम है। तो आप मुझे ये बताइए कि हमने ये बात आप मानते हैं कि जो भी प्रशासन तंत्र था वो आपको अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए बनाया गया था, आपको चोर साबित करने के लिए बनाया गया था या नहीं? अपमानित करने के लिए, आपको शोषित करने के लिए बनाया गया था। ये बात आप मान रहे हैं कि क्योंकि आप इसी अकॉर्डिंग वो जज करते थे, आपको इसलिए तो बनाया गया है, ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो जब हम स्वतंत्र हो तो कम से कम जो है पब्लिक को अभी भी आपके यहाँ पे फलाने हाजिर हों, क्यों हाजिर हों भाई? इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इज ए विटनेस। आप विटनेस की कन्वीनियंस और उसको रिस्पेक्ट क्या दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं? न्याय आप किसकी वजह पे करा रहे हैं? उन विटनेस की वजह से। तो उनके प्रति आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई यू आर डिसरिस्पेक्टफुल। आप वो 4 बार आपके यहाँ गवाही देने आएगा, आप उसके प्रति कुछ नहीं है, और वो एक दिन नहीं आएगा तो आप वारंट जारी कर देंगे। आप कहेंगे इसको हथकड़ी लगा के पेश किया जाए। कौन सा कानून है भाई?
ये गुलाम देश का कानून, और ये गुलाम देश का कानून हर किसी को अच्छा लगता है। आप जो नए नियम बना रहे हैं उसमें और पावर दे रहे हैं, उसको और क्लिष्ट बनाया जा रहा है। आज आप बताइए, आप में से किसी को भी चोर साबित करना हो तो हम हमारे तंत्र से हम जिसको चाहो उसको चोर साबित करना है। क्रिकेट में काफी लोग आए हुए हैं। अच्छा चलिए अपन हम चलते हैं, इसको अपन लॉजिकली एंड करते हैं। इट्स गोइंग लाइक। तो हमें स्वतंत्रता जो मिली वो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत मिली। आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, एक एक्ट पारित हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में 17 जुलाई 1947 जिसको क्वीन की एसेट मिली 18 जुलाई 1947, उसके जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया गया, और उसी के तहत 15 अगस्त को आपको ट्रांसफर ऑफ पावर। ट्रांसफर ऑफ पावर में संविधान से लेके हर चीज उन्हीं की, एक्ट से लेके तंत्र वही जो शोषण करने के लिए बना है। हम लोग फिर हमें आजादी दिलानी, ये गोरे अंग्रेजों से काले अंग्रेजों के बीच में ट्रांसफर हुआ, तो काले अंग्रेजों में हम भी सिंधित हैं, और उसी नियमों उन्हीं कानून के तहत मिला जो आपके शोषण के लिए बनाया गया था। फिर ये लोग जो है उन्हें ये तंत्र और ये सब चीज कितनी पसंद आती है। देखिए, आपने पुलिस रिफॉर्म के लिए कितनी कमेटियां बनी, पुलिस को सुधार क्यों नहीं चाहते? पुलिस बहुत अच्छी है। Why they are happy with the transfer? Why there is money exchange in the transfer and the posting? तो आपने एक तो ट्रांसफर के समय पैसे ले लिए, फिर यदि आप कंटिन्यू करना चाहते तो फिर मंथली भेजिए। अभी आप देखिए, मैं आपको छोटी सी बात करता हूँ। पहले जब हम नौकरी में आए थे तो जब नेता वेता आते थे तो उनके लिए अरेंजमेंट करने के लिए कलेक्टर, एसपी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को बुला के कहा जाता था, भाई को थोड़ा थोड़ा कुछ करवा दीजिए। तो हम लोग अपने लेवल पे कुछ प्रयास करते थे, कुछ गाड़ियाँ वाड़ियाँ यहाँ वहाँ से कह के। अरे नहीं भाई साहब, अभी आपके यहीं पे जो है ना, आप लोगों ने शेयर किया है कि बाकायदा जो है कितनी गाड़ियाँ लगेंगी, कौन से पेट्रोल पंप से उन्हें पेट्रोल दिया जाएगा, और उसमें 500 रुपए पर डे देने का भी है, और उसका बाकायदा जो है ना किसी बजट से भुगतान भी होगा। तो टैक्स पेयर मनी इन नेताओं के आने के लिए क्यों लगना चाहिए? भाई देयर शुड बी एनी एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन। मुझसे बात करिए, मैं आपसे बात करता हूँ कि कैसे एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन इज पॉसिबल। ये दुष्ट क्या बात करते हैं? 30 लाख कर दिया सर। 30 लाख कर दिया। आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये तो ये कहते हैं कि एक्सपेंडिचर की ये लिमिट है, राइट? ये कहते हैं कि भाई स्टेट शुड बियर द एक्सपेंडिचर। मैं तो उल्टी बात कह रहा हूँ, एक्सपेंडिचर ही क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सही कहा भाई। देखिए, नंबर 1 मेरे हिसाब से 1-to-1 जो है कैनवासिंग एंड 1-to-1 जो है ना कॉन्टेक्ट शुड बी प्रोहिबिटेड। मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूँ, मैं भी बनिया, तू भी बनिया, तू भी यूपी का, मैं भी यूपी का, तू भी मेरे मोहल्ले का, मैं भी तेरे मोहल्ले का। ये क्यों कहना चाहते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं आप? भाई आई शुड परमिट 1-to-1 टॉक विद यू। यदि मैं खड़ा हुआ हूँ तो मैं इतने लोगों के प्रतिनिधि बनूं, मैं उनसे एनब्लॉक बात करूं, डिजिटल बात करूं, राइट? मैं जो डिजिटल बात करूं उसको जो है इलेक्शन कमीशन जो है ना सब जगह कंस्टिट्यूएंसी में रिले कराए, सब लोगों को बराबर समय मिले उसमें।